गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। वेलकम बैक। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इसमें पार्टनरशिप का चैप्टर कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप में डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा है। आज हमारे डेथ ऑफ पार्टनर का ये लेक्चर नंबर 2 है, तो लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देख लें। डेथ ऑफ पार्टनर में हमने आपसे ये बात बताई कि जब आप रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट और डेथ की वर्किंग आपको सेम मिलेगी, इसलिए आप रिटायरमेंट के चैप्टर को खूब अच्छे से कवर कर लें। रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर की वर्किंग बिल्कुल सेम है, 100% वर्किंग आपको सेम मिलेगी। तो इसका मतलब सर अगर डेथ को अच्छे से पढ़ा जाए तो रिटायरमेंट को अच्छे से पढ़ा जाए तो डेथ कंप्लीट हो जाएगा, और डेथ का चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो रिटायरमेंट भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डेथ और रिटायरमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस की हम आपको बात कर लेते हैं। पहला डिफरेंस सर ये है कि आपका डेथ जो है उसकी डेट सर्टेन नहीं होती है, जबकि रिटायरमेंट की डेट आपकी सर्टेन होती है। जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हम रिटायरिंग पार्टनर को ही पेमेंट करते हैं, लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट नहीं करते हैं। हम पेमेंट किसे करते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटर भी कहते हैं। अकाउंटिंग जब हम कर रहे होंगे तो अकाउंटिंग में डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस है वो केवल एक डिफरेंस है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही बताने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जिसे कहा जाता है, इसी को हम लोग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बताया कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेट ऑफ डेथ, तो जो उसका एग्जीक्यूटर होता है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो फर्म से किन किन चीज़ों की डिमांड करता है। कहता है सर मेरे पार्टनर का कैपिटल वापस कर दो, मेरे पार्टनर के द्वारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस में जो कंट्रीब्यूशन है उसका शेयर आप दे दो, गुडविल का शेयर सर आप दे दो मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप मुझे दे दो, और साथ में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो है वो भी मेरे पार्टनर का शेयर जो भी बनता है वो मुझे आप दे दीजिए। साथ में प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ दे दीजिए। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ क्या है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का टाइम, जिस डेट पर उसकी डेथ हुई उस डेट तक का टाइम जो है वो डेट ऑफ अप टू प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि पार्टनर की डेथ जो हो रही है वो 30 जून को हो रही है, तो आपको हमेशा अप्रैल से लेकर चलना है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो आप अप्रैल से काउंट करोगे, अगर क्वेश्चन में आपको कैलेंडर ईयर दिया है तो आप 1 जैन से काउंट करोगे। ईयर का ध्यान रखोगे, नहीं क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो हमने कहा आप अगर आपको फाइनेंशियल ईयर दिया है तो डेट ऑफ डेथ मान लीजिए क्वेश्चन में 30 जून लिखी है, तो आपको अप्रैल से काउंट करना है। अप्रैल, मई और जून, यानी आपका वर्किंग पीरियड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 3 मंथ के लिए निकाला जाएगा। इसका मतलब है मेरे पार्टनर की डेथ अगर 30 जून को हुई तो पार्टनर ने अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में और जून के मंथ में 3 महीने फर्म में काम किया। 3 महीने काम करने के बाद पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर हमें निकालना होगा, जिसे हम लोग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहेंगे। आज की क्लास में वही पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं। अब आपसे ये बताते हैं कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो है उसको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के कितने मेथड, कितने तरीके आपको बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो है डियर, उसे हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सा वो तरीका है सर? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, या तो हम प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टाइम के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, जिसे हम सेल भी कहते हैं, टर्नओवर और सेल। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि हमें प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ किस बेस पे निकालना है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में भी आपको 2 डिवीजन मिलेंगे। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, या तो आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेज, ऑन द
बेसिस ऑफ डेज। ओके सर, जब यहां आप सेल की बेस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां भी आपको दो डिवीजन मिलेंगे। कौन कौन से डिवीजन मिलेंगे? पहला डिवीजन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर या हम इसे लिख सकते हैं सेल, और दूसरा होगा जीपी रेशियो। क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो दिया होगा, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं। जब क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा तो आप उसके बेस पर कैलकुलेट करोगे। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रीवियस लेक्चर में डिटेलिंग हमने इस पे दी भी है, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की पहले बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का मतलब है कि सर जिस डेट पर मेरे पार्टनर की डेथ हुई, फिनेंशियल ईयर की केस में 1 अप्रैल से लेकर उस डेट तक का जो ड्यूरेशन होगा उसी को वर्किंग पीरियड कहेंगे, और उस ड्यूरेशन का निकाला हुआ प्रॉफिट, कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट ही प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहलाता है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का कैलकुलेशन कितने बेस पे किया जा सकता है? तो पार्टनरशिप एक्ट में आपको बताया गया या तो हम टाइम के बेस पे करेंगे या तो हम लोग टर्नओवर यानी सेल के बेस पे करेंगे। जब टाइम के बेस पे करेंगे तो वहां पर एज पर क्वेश्चन हमें ये देखना होगा कि टाइम के बेस में भी कि मंथ के बेस पे करना है या डेज के बेस पे करना है। और जब सेल के बेस पे करेंगे तो या कभी कभी क्वेश्चन में हमें जीपी रेशियो दिया होगा और कभी कभी क्वेश्चन में हमें सेल दिया होगा। तो जैसा हमें क्वेश्चन दिया होगा उस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा, यानी डेथ का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। ओके सर, अब हम आपको इनके फॉर्मूले भी बता देते हैं, फॉर्मूले भी देखते चलिए। पहले हम आपको टाइम के बेस वाले फॉर्मूले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जो है सेकंड वाला फॉर्मूला बताते चलेंगे। तो टाइम के बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ मंथ है, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ के वाले में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर आपका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या हमसे क्वेश्चन में कहता है तो एवरेज प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या तो हम क्या ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन 12 इनटू WP। WP का मतलब वर्किंग पीरियड, जितने महीने उसने काम किया। 30 जून को डेथ हुई तो अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का प्रॉफिट आपका, ये 3 महीने का ड्यूरेशन या टाइम आपके लिए WP यानी वर्किंग पीरियड कहलाता है। WP इन मंथ, अगर मंथ में है तो इनटू हम मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यही डेज में है, सर कैसे पता चलेगा कि मंथ वाला अप्लाई करना है कि डेज वाला? टाइम बेसिस में सर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि मंथ के बेस पे करना है या हमें डेज के बेस पे करना है? अगर हम कहते हैं कि पार्टनर की डेथ जो हुई वो 30 जून को हुई, तो 30 जून का मतलब सर ये मंथ में कंसीडर किया जा सकता है, अप्रैल में जून। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि पार्टनर की डेथ 27 जून को हुई, तो 27 जून का मतलब हुआ कंप्लीट ऑफ मंथ तो है नहीं, मंथ का कंप्लीशन है नहीं। फिर आप क्या करोगे, अप्रैल का डेट आप लोगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं सर? 30, फिर वहाँ पे आप ऐसे काउंट करोगे, उसने 30 डेज अप्रैल में काम किया, मई में उसने 31 डे काम किया, प्लस उसने 27 डे जून में काम किया, तो टोटल उसने कितने दिन काम किया, उसका WP क्या निकल कर आया? तो 30 ये आपका 61 हो गया, 61 7 68 हो गया, 68 88 डेज आपका ये पॉइंट निकल कर आया। 88 डेज क्या आया? वर्किंग पीरियड। अगर ये मंथ के फॉर्म में होगा, मंथ कंसीडर हो सकता है तो उसे हम बोलेंगे मंथ। अगर मान लीजिए यही आपका यहाँ पर 29 होता, यानी ये आपका 90 डेज होता, कैलकुलेट करके मान लो 90 डेज आता, तो 90 डेज को आप डेज ना लिखते, आप बोलते 3 मंथ। 90 डेज का मतलब कितने मंथ होता है सर? 3 मंथ होता है, तो फिर आप वहाँ 90 डेज को 3 मंथ लिख रहे होते। लेकिन ये 90 डेज नहीं आ रहा था, यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो ये कितने डेज आ रहे थे सर? 88 डेज आपका आ रहा था। तो जो 88 डेज आपके आ रहे हैं वो 88 डेज आप उसको डेज के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। तो टाइम बेसिस में 2 डिवीजन है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा सर? मंथ होगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? डेज। WP निकालेंगे, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ मंथ करना है या ऑन द बेसिस ऑफ डेज करना है। ओके सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगली बात सुनो आप। कौन सी बात?
कि सर ये तो फॉर्मूला आपने बता दिया WP इन द टर्म ऑफ मंथ के केस में, डेज के केस में होगा तो कैसे हम निकालेंगे? डेज के केस में होगा तो ये तो हमारा कॉमन रहेगा, ये भी हमारा कॉमन रहेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लेना है हमें, और या क्वेश्चन कहता है तो एवरेज प्रॉफिट ले लेना है हमें एज पर द क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट नहीं कहेगा तो प्रीवियस ईयर को बेस मानेंगे, अपॉन 12 करना है, नहीं 12 नहीं करना है, इस बार डेज ले रहे हैं, तो अपॉन 365 या 366 एज पर द ईयर। आप जानते हैं लीप ईयर में हम कितना लेते हैं? 366 लेते हैं, तो यहाँ पर 365 या 366 डेज आप यहाँ लिख सकते हैं इनटू WP इन डेज। बस इतनी सी बात है, क्लास 2 की वर्किंग है माय डियर, कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपका WP मंथ में आया तो यहाँ पर आपको 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड करना है। अगर आपका WP डेज में आया तो आपको 365 या 366 एज पर लीप ईयर या नॉर्मल ईयर जो आपके हैं उस बेस पे आपको यहाँ पर डिवीजन करना है। जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल के जनरल एंट्री पास करेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसकी पोस्टिंग हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। ओके सर, फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्या पार्ट हमने आपको बताया कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का टाइम WP यानी वर्किंग पीरियड कहलाता है। उस टाइम के लिए जो हम प्रॉफिट निकालते हैं उसी को प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एग्जीक्यूटर ऑफ पार्टनर ये कहता है कि मेरे पार्टनर ने जितने महीने या जितने दिन काम किया उतने दिन का प्रॉफिट में उसे शेयर हमें मिलना चाहिए। और पार्टनरशिप एक्ट भी इस बात को मानती है कि अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ होती है, वो पार्टनर जितने भी दिन या जितने महीने काम करेगा, जितने दिन या जितने महीने काम करने के बाद उसकी डेथ होगी, उतने दिन का प्रॉफिट फर्म का निकाला जाएगा। फिर उस प्रॉफिट में से उस पार्टनर का शेयर उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा। इसी को हम लोग प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहते हैं। यही पॉइंट रिटायरमेंट में आप नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट की डेट हमेशा 31 मार्च होती है, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं होती है। सर इसको PL सस्पेंस क्यों बोलते हैं? PL सस्पेंस इसलिए बोलते हैं डियर, क्योंकि हमेशा हमेशा जब भी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस माना जाता है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका बेस होगा। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानने की वजह से ये आपका एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है, ये केवल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, निकाला हुआ प्रॉफिट है, जो एक्चुअल 3 महीने का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि ये तो प्रॉफिट आपको नेक्स्ट 31 मार्च पे चल के पता चलता, लेकिन आप 30 जून की ही डेट पर अपने बिजनेस का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेस मानकर आप निकाल रहे हो, इसलिए ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। ठीक है सर, ये भी बात हमें क्लियर हो गई। यानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ या तो टाइम के बेस पे निकलेगा या तो सेल यानी टर्नओवर के बेस पे निकलेगा। जब टाइम के बेस पे निकलेगा तो टाइम के बेसिस पे सर यहाँ पर क्या है, या हम फॉर्मूला क्या रखेंगे टाइम के बेसिस पे? जब मंथ होगा हमें पता कैसे चलेगा सर? क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि WP वर्किंग पीरियड यानी डेथ होने के पहले उसने काम जो किया है वो मंथ के टर्म में किया है या डेज के टर्म में किया है। फ्रैक्शन में अगर डेथ हो रही होगी, यानी अगर फर्स्ट डे ऑफ मंथ या लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ डेट ऑफ डेथ नहीं होगी, तो आपका जो वर्किंग पीरियड आएगा वो डेज के फॉर्म में आएगा। जब डेज के फॉर्म में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेज होगा, तो वहाँ फॉर्मूला क्या होगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एज पर योर क्वेश्चन डिवाइड बाई 365 या 366, क्योंकि आपका 1 ईयर में 365 या 366 एज पर लीप ईयर आपका होता है, इसलिए उससे डिवीजन करेंगे और WP इन टर्म ऑफ डेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर आपका वर्किंग पीरियड मंथ में आता है तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट एज पर योर क्वेश्चन डिवाइड बाई 12 करेंगे और इनटू क्या करेंगे? WP इन मंथ, यानी वर्किंग पीरियड इन मंथ के फॉर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 12 मंथ होते हैं। प्रीवियस ईयर में ही नहीं, दुनिया का कोई ईयर हो सर उसमें 12 मंथ ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ 12 से डिवाइड कर देते हैं। डेज कितने होते हैं? 365, तो डेज वाले में हम 365 से डिवीजन करेंगे। क्लियर है सर? कहीं कोई दिक्कत?
हम लोगों को अब नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेल के बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सेल के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हमारा कैलकुलेशन क्या होगा। सर इसको और अच्छे से कर लिया जाए, चलिए इसको और अच्छे से करते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी आपको मिलेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसका डिवीजन किया। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, टर्नओवर भी बोल सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जीपी रेशियो या जीपी रेट, या इसको आप जीपी रेशियो भी बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बात आप सुनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आर सेल जो है उसमें आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, जीपी रेशियो है। 2 पॉइंट हैं आपके। अब जो सेल के बेसिस में है, पहला पॉइंट ये है, जब आप टर्नओवर के बेस पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालेंगे वहां पर वर्किंग पीरियड का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, वहां पर वर्किंग पीरियड का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। उसने कितने महीने काम किया, कितने दिन काम किया, इसका कंसिडरेशन, इसको हम कंसीडर केवल टाइम के बेस पे करते हैं। जब टर्नओवर के बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर हम कभी भी वर्किंग पीरियड मंथ के फॉर्म में या डेज के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें वर्किंग पीरियड से कोई लेना देना नहीं होगा। कब नहीं होगा सर? जब सर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब हम टर्नओवर के बेस पर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे सर, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो वहां पर हम कभी भी वर्किंग पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए सर फॉर्मूला बता दीजिए सर, फिर फॉर्मूला क्या करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या तो क्या लेने वाले हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। ओके सर, एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन हमें बताएगा, अपॉन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर की हम लोग सेल से इसको डिवाइड करेंगे, इनटू क्या करेंगे, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है सर। ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तो सर कॉमन है, हाँ जी कॉमन रहेगा, टाइम में भी सेल में भी। क्या, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जैसा क्वेश्चन आपसे कहेगा उसको ले लेना है, अपॉन प्रीवियस ईयर की सेल। आपको क्वेश्चन में दी होगी कि प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है, उससे आपको डिवाइड कर देना है, और सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ भी क्वेश्चन में दिया होगा, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो कुछ भी वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी सर, वो वैल्यू कहलाएगी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कहलाएगी। वेरी गुड सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ जीपी रेशियो निकालेंगे, जब जीपी रेशियो के बेस पे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जीपी रेशियो के बेस पे हम लोग जब वैल्यूएशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा सर, हमारा फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर सेल या टर्नओवर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू जीपी रेशियो, या जीपी रेट भी बोल सकते हैं या इसको जीपी रेशियो भी बोल सकते हैं। तो जो जीपी रेशियो निकल कर आएगा, जीपी रेशियो से आप मल्टीप्लाई करोगे, वही जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी सर, वैल्यू कहलाएगी हमारे लिए प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। वेरी सिंपल, ये चारों केस के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे डियर, तब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, टाइम के बेस पे क्या होगा वो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। वेरी सिंपल, बस अब थोड़ा सा कॉमन पॉइंट में रिवाइज करा के फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ।
और जनरल एंट्री भी मैं आपको बताता हूँ। सर ये है पूरी कहानी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। या तो हम टाइम के बेस पे निकालेंगे या तो हम सेल के बेस पे निकालेंगे। टाइम के बेस पे निकालेंगे तो वर्किंग पीरियड कंसीडर करेंगे, यानी कितने महीने या कितने दिन उसने काम किया, ये हमारे लिए क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम सेल के बेसिस पे या टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर उसने कितने दिन काम किया, कितने महीने काम किया, वहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सेल के बेस पे निकाला जा रहा है तो वर्किंग पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके सर। फिर हमने आपसे कहा कि टाइम बेसिस पे जब आप डिवीजन पढ़ोगे, बुक में तो नहीं मिलेगा लेकिन ये मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए। या तो आपको वो डेज के बेस पे मिलेगा या तो आपको वो मंथ के बेस पे मिलेगा। मंथ के बेस पे मिलता है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? मंथ के बेस पे मिलता है तो आपका फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट। यानी या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में हमसे बोलेगा या तो एवरेज प्रॉफिट बोलेगा। हमसे क्वेश्चन बोलेगा कि आपको किस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है। अपॉन 12 करेंगे, इनटू क्या करेंगे? वर्किंग पीरियड इन द मंथ, यानी उसने कितने महीने काम किया, कितने महीने काम करने के बाद, कितने मंथ काम करने के बाद उसकी डेथ हुई, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ मिल जाएगा। अगर हमारे पास डेज में इंफॉर्मेशन होगी तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा सर? बहुत सिंपल चेंज होगा। जहां हम मंथ लिखते थे वहां हम नंबर ऑफ डेज इन ईयर लिखेंगे, यानी 365 कर देंगे और वर्किंग पीरियड इन डेज में लिख देंगे। जितने दिन काम किया होगा, अब जितने महीने नहीं, जितने दिन काम किया होगा उसे हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ मिल जाएगा। अच्छा जी सर, दूसरी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दूसरी बात? कि जब सर हम सेल के बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर करेंगे, तब हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? सेल के बेसिस में या तो हमें क्वेश्चन में सेल दिया होगा या तो क्वेश्चन में हमें जीपी रेशियो दिया होगा। सेल में आपको ये हमने बताया पहले भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। क्या कि क्वेश्चन में अगर आपको सेल बेसिस पे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालने के लिए कहा गया है तो वहां पर वर्किंग पीरियड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। कितने महीने काम हुआ, कितने दिन काम हुआ, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके सर। फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट, ये हम रखेंगे सेम, अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें क्वेश्चन बताएगा, प्रीवियस ईयर की सेल भी क्वेश्चन हमें बताएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल के थ्रू क्या? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेकेंड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। जब हम जीपी रेशियो के बेस पे निकालेंगे तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का फॉर्मूला क्या होगा? सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ लिखेंगे। इस सारे फॉर्मूले आपको हमारे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वहां पर प्रॉपर तरीके से रिटन फॉर्म में पीडीएफ में ये सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्मूले आपके लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। और क्लासेज अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम आपसे बात करते हैं स्टेप। क्या क्या स्टेप हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगर आप टाइम के बेस पे, तो पहला स्टेप आपका क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 1 आपका क्वेश्चन में बनेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पीरियड, कि उसने कितने महीने काम किया, इसको सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग पीरियड। ओके सर। अगर क्वेश्चन में आपसे एवरेज प्रॉफिट की बात कहा है तो उसमें एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में वर्किंग पीरियड के साथ साथ स्टेप नंबर 2 आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है सर? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितने ईयर्स के प्रॉफिट है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने आपके प्रॉफिट, जितने ईयर के प्रॉफिट है सर उनको ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो और नंबर ऑफ ईयर से उनको डिवाइड कर दो, तो जो कुछ आपको मिलेगा सर वो आपके लिए एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ओके सर। स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3 में फिर हम लोग निकालेंगे क्या, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक सर, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकाल लेंगे। 3 स्टेप हो गए सर। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो आपका है, इसी पे हमने फॉर्मूला अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में सिखाया कि टाइम के बेस पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला स्टेप 3 निकलेगा। टाइम में भी मंथ के बेस पे होगा तो मंथ वाला फॉर्मूला रखेंगे, डेज के बेस पे होगा तो डेज वाला फॉर्मूला रखेंगे, टर्नओवर या सेल के बेस पे होगा तो हम उसमें जीपी रेशियो होगा तो जीपी रेशियो वाले के बेस पे निकालेंगे। एज पर योर क्वेश्चन स्टेप 3 आपका चेंज हो जाएगा, केवल स्टेप 3 एज पर योर क्वेश्चन चेंज होता चलेगा। ओके सर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो आप स्टेप 2 में वैल्यू निकालते हैं ना, स्टेप 2 में आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे 30 जून को डेथ हुई तो अप्रैल में जून 3 महीने का जो आपने प्रॉफिट निकाला डियर, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। उस प्रॉफिट में ए का भी शेयर है, बी का भी शेयर है, सी का भी शेयर है। डेथ सी की हो रही है लेकिन उसमें सबके शेयर हैं, तो आपको अगले स्टेप में आना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में डेथ का चैप्टर है तो आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर चाहिए, बाकी पार्टनर का शेयर नहीं चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 में आप शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर निकालोगे। कैसे निकलेगा, स्टेप 2 इनटू द शेयर ऑफ न्यू पार्ट, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। स्टेप 2 में जो आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आप निकाले होंगे उसमें से आप डिसीज्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मिलेगा। फिर स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में आप पास कर देंगे क्या, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री स्टेप नंबर 5 में आप पास कर देंगे। ठीक सर, जनरल एंट्री भी पास कर दिया जाएगा। जनरल एंट्री को पास करने के यहां पर आपको 2 केसेस मिलेंगे। क्या क्या केस मिलेगा, आइए उसको भी सिखा देते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें जनरल एंट्री के 2 केसेस क्या हैं। पहला केस है आपका व्हेन न्यू पीएसआर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जब आपके क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हो। व्हेन न्यू पीएसआर not given in the question, given in the question। जब आपको क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया होगा तो आप क्या एंट्री करोगे सर, आप एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप करोगे जब क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो क्या सर क्या करेंगे हम लोग, व्हेन न्यू रेशियो given in the question, when new ratio given in the question, जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तो आप क्या एंट्री करोगे। कहते हैं सर पहले तो हम लोग क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होगा सर गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा सर ओल्ड रेशियो माइनस, सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू तो सैक्रिफाइसिंग होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, फिर आप यहां पर जो एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यानी या प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की जो एंट्री करोगे वही एंट्री आप पास करोगे जो आप गुडविल के लिए एंट्री पास करते हो। यानी आपकी एंट्री बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और 2 डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। रेशियो कौन सा होगा, तो उसके लिए जो आप रेशियो अप्लाई करोगे वो रेशियो आपका होगा गेनिंग रेशियो, एज इट इज हो जाएगा जो आप अप्लाई करते हैं गुडविल के साथ, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके आप दिखाऊंगा। जनरल एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है तब आपकी क्या एंट्री बनेगी सर, उस केस में एंट्री बनने वाली है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। बट अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो सर सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और फिर हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे सर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, यानी यहाँ पर फिर पूरा ट्रीटमेंट वही हो जाएगा जो गुडविल की एंट्री में ट्रीटमेंट होता है। ओके सर, एक बार रिपीट करा दीजिए जल्दी से चारों या पांचों स्टेप जो आपने अभी आज पढ़ाया, फिर हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, जब आप टाइम के बेसिस पे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालोगे तो सबसे पहले आपको वर्किंग पीरियड चाहिए। अगर आप सेल के बेसिस पे निकाल रहे हो तो स्टेप 1 आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाएगा, ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन कहता है तो आप एवरेज प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन स्टेप नंबर 2 में करोगे। अगर आपसे कहा गया है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बेस पे निकालना है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर वहां हमें स्टेप 2 यानी एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करना होगा। स्टेप 3, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एज पर द फॉर्मूला। इसमें भी हमने आपको बताया कि टाइम के बेसिस पे होगा तो क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, ये मैंने आपको बताया भी प्रॉपर। इसको अपनी कॉपी में आप लिखते चलिएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होता चलेगा कि या तो आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टाइम के बेस पे निकालोगे या तो सेल के बेस पे निकालोगे। फॉर्मूला आपका प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एज पर योर क्वेश्चन रहेगा। मंथ के बेस है तो डिवाइड बाई 12 होगा और मल्टीप्लाई वर्किंग पीरियड इन द टर्म ऑफ मंथ हो जाएगा। डेज के बेस पे है तो डिवाइड बाई 365 इंटू WP वर्किंग पीरियड इन द टर्म ऑफ डेज हो जाएगा। लेकिन जब सेल के बेसिस पे हम निकाल रहे होंगे तो वहां पर WP वर्किंग पीरियड का कोई काम नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। जहां पर क्वेश्चन में सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ आपको क्वेश्चन बताएगा, प्रीवियस ईयर की सेल आपको बताएगा, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको बताएगा, या तो आपको एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको बताएगा। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करोगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो बनेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा जी सर, अगर क्वेश्चन में जीपी रेशियो दिया है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जीपी रेशियो से प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, तो सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ क्वेश्चन में मेंशन होगा इनटू जीपी रेशियो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। जीपी रेशियो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या बनेगा सर, बनेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो स्टेप नंबर 3 एज पर योर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 ही आप सीखना है मेनली डेथ के चैप्टर में। स्टेप नंबर 4 कहते हैं सर ये जो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालोगे इसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर का और डिसीज्ड पार्टनर का सबका शेयर कंबाइन आएगा, ए का, बी का और सी का। आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर चाहिए होगा, इसलिए आपको स्टेप नंबर 4 में आना होगा। उसके शेयर से मल्टीप्लाई करोगे और शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेयर निकलेगा वही आपके लिए डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कहलाएगा और उसी पार्टनर के शेयर से हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। जब हम जनरल एंट्री करने जा रहे होंगे तो हमें ये ध्यान से देखना है एंट्री करते समय कि क्वेश्चन में आपके पास रेशियो, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है या न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपका गिवन है तो आपके
प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर आप एंट्री क्या करोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, और उस अमाउंट को जो भी आपका डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ में आया रहेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर में आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी वही एंट्री पास करोगे, वही ट्रीटमेंट करोगे जो आप डेथ और रिटायरमेंट में गुडविल के साथ ट्रीटमेंट आप करते हैं। पोस्टिंग भी आपको आ जाएगी, जब आप गुडविल की पोस्टिंग सीख ही चुके हैं तो जो गुडविल की पोस्टिंग होती है वही पोस्टिंग आपकी इसकी भी बन जाएगी। सर इसको हम बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए मैं आपको प्लेसमेंट पोजीशन भी सिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे अच्छी बात, सबसे जानदार बात यह है कि डिसीज्ड पार्टनर डेथ के चैप्टर में आप केवल सिंगल कॉलम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आप उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे जिस पार्टनर की डेथ होगी, यानी ए बी सी में आप सी की डेथ हो रही है तो केवल सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। ओके सर, इसका मतलब सर ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, तो डिसीज्ड पार्टनर का ही अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ओके सर, अगर यही आपका लॉस आ रहा होगा, यानी जो आपने प्रीवियस ईयर, जैसे क्वेश्चन आपसे कह दिया कि प्रीवियस ईयर के लॉस के बेस पे आपको पीएल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है। मैं फिर से रुकता हूं, आराम से ये बात मैं आपको बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालना है और प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हो रहा है, यानी लॉस के बेस पे अगर आपको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है तो वर्किंग सब कुछ सेम होगी, लेकिन जनरल एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जब आप प्रॉफिट देते हैं तो डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब आप उसे लॉस दे रहे होंगे, यानी आप लॉस की एंट्री कर रहे होंगे तो डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर अगर आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकालना है और प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालना है, और इत्तेफाक से अगर आपको प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है तो लॉस के बेस पर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकलेगा और उस केस में उस पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को लॉस का शेयर मिलेगा। जब लॉस के शेयर की एंट्री आप करोगे तो वहां पर एंट्री आपकी ये होगी, डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल वहां पर डेबिट हो जाएगी और पीएल सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, यानी एंट्री आपकी अपोजिट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर। और अगर आपने ये वाली एंट्री की है तो इस वाली एंट्री में इस पीएल सस्पेंस को आप बैलेंस शीट के एसेट्स में भी दिखाएंगे और साथ में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप अपोजिट वाली एंट्री जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि लॉस वाली एंट्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, in case of loss up to the date of death, up to the date of death, लॉस के केस में आप क्या एंट्री करोगे, एंट्री जस्ट पलट जाएगी, आपकी एंट्री बनेगी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये वाली एंट्री होगी। जब पीएल सस्पेंस डेबिट होता है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, जब पीएल सस्पेंस क्रेडिट होता है तो वो आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाता है। या यहाँ तक आप सभी को पॉइंट्स क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको पीएल सस्पेंस के सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए प्रैक्टिकल अप्रोच से इस पॉइंट को और अच्छे से सीखते हैं और अच्छे से समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन करें, मैं क्वेश्चन बनाता चल रहा हूँ, आपके सामने मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको मैं समझाता भी हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी पार्टनर है और क्वेश्चन में आपसे कहा, क्वेश्चन बता रहा है कि बी डाइड ऑन 31 जुलाई 2018
अकाउंट्स आर क्लोज ऑन फाइनेंशियल ईयर, यानी अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March ईच ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है, प्रीवियस ईयर ₹2,40,000, कितना दिया है 2,40,000, और आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एंट्री पास करनी है और साथ में आपको लेजर भी बनाना है और पीएल सस्पेंस आपको निकालना है। बस इतनी आपसे बात बता रहा है, आपसे ये भी नहीं कह रहा है कि टाइम के बेस पे निकालना है कि सेल के बेस पे निकालना है। सबसे पहले आप डब्ल्यूवी चेक करो। सेल तो नहीं दिया है सर, सेल के बेसिस पे नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आपसे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बाय द सेल होगा तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर की सेल बताएगा, या तो आपको जीपी रेशियो बताएगा, या साथ में आपको सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ बताएगा। तो सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर ये कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा किस बेसिस पे? सर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम टाइम के बेस पे सॉल्व होगा तो डब्ल्यूपी तो हमें चाहिए। चलिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं और सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूपी निकालते हैं। मैंने कहा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग डब्ल्यूपी यानी वर्किंग पीरियड क्या निकला? सर वर्किंग पीरियड हम अप्रैल से काउंट करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम लोग अपने क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर करें, हमारा अकाउंट फाइनेंशियल ईयर में क्लोज होता है। तो बताइए अप्रैल मई जून जुलाई डब्ल्यूपी कितने मंथ हुआ सर? 4 मंथ हो गया। इसका मतलब सर जो हमारा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मंथ निकलने वाला है। बिल्कुल सर, मंथ के बेस में निकलेगा। ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट का होता है। एवरेज प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन है तो स्टेप 2 में हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या फॉर्मूला रखेंगे सर? वेरी सिंपल फॉर्मूला तो सर आज ही हम लोगों ने सीखा है। क्या? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे सर, और मंथ के बेस पे है हमारा डब्ल्यूपी तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, इनटू हम डब्ल्यूपी इन मंथ कर देंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल हमें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बता दो आप मुझे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है कितना? सर 2,40,000 गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड बाई 12, और डब्ल्यूपी कितना आया सर? डब्ल्यूपी 4 आया। 4 से इसे हम सॉल्व करें तो 3, और 3 से इसे हम करें तो सर कितना आया? 80,000 आया। ये 80,000 क्या निकल कर आया? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ निकल कर आया। अगला स्टेप क्या कहता है? शेयर निकाल लो। किसका शेयर निकालना है? तो स्टेप नंबर 3 शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर में शेयर ऑफ किसका निकालेंगे हम? यहाँ पे डिसीज्ड पार्टनर हम लिख देते हैं। डिसीज्ड पार्टनर में डिसीज्ड पार्टनर का क्या नाम है? सर शेयर ऑफ बी। क्वेश्चन में शेयर नहीं दिया है तो शेयर 1/3 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा? 90,000। सर शेयर ले लीजिए ना, शेयर कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। चलिए शेयर हम आपको बता देते हैं कि आपके क्वेश्चन का जो शेयर है किसकी डेथ हुई है? बी की। तो आपका रेशियो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 1:2:1। क्या शेयर दिया है? 1:2:1 आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है सर। तो बी का शेयर सर कितना बनेगा? 1 2 3 1 4, तो 2/4 बी का शेयर हो जाएगा। चलिए बी का शेयर यहाँ पे लिख लेते हैं। 2/4 को सर और कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, 2/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 2/4 इनटू कितना करेंगे सर? 80,000। 80,000 हमने किया तो सर ये निकल कर आया कितना? 40,000 शेयर निकल कर आया। किसका शेयर निकल कर आया? बी का शेयर। और जो बी का शेयर 40,000 निकल कर आया, इसी के लिए हमें स्टेप नंबर 4 में चल के जनरल एंट्री पास करनी है।
और जो जनरल एंट्री हमें पास करनी है, हमने आपको एंट्री में बताया कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो जो रिमेनिंग पीएसआर बचता है वही न्यू हो जाता है, वही पीएसआर आपका गेनिंग रेशियो हो जाता है। और गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर जब सेम हो जाता है तो आपकी एंट्री क्या बनती है सर? आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हो रही है सर? बी की, तो टू क्या लिखेंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट, और बी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट कितना फिल करेंगे सर? 40,000 एंड 40,000, 40,000 और कितना कर देंगे हम लोग? 40,000। कोई दिक्कत सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपने चारों स्टेप हमारे स्टेप सुने हैं, आपने देखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ABC पार्टनर है, PSR 1:2:1 का है। आपको क्वेश्चन दिया होगा, PSR भी क्वेश्चन आपको बताएगा ही बताएगा। बी की डेथ हो रही है 31 जुलाई को और क्वेश्चन में सेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें समझ आ गया कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें टाइम के बेसिस पे निकालना है। तो हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में वर्किंग पीरियड निकाला। जुलाई का मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी 4 महीने, तो WP हमारे 4 मंथ हुए। स्टेप नंबर 2 कहता है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आप निकाल लीजिए, और जब आपका मंथ के बेसिस पे है तो प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का फॉर्मूला हमने आज ही आपको सिखाया कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मंथ है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, इनटू WP इन द टर्म ऑफ मंथ करेंगे। तो सर 2,40,000 ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 12 किया, इनटू 4 किया, तो 80,000 का हमारे पास क्या निकल कर आया सर? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आया। अब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ से काम नहीं चलेगा, हमें अपने डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना होगा। तो डिसीज्ड पार्टनर हमारे पास कौन है सर? बी है। बी का शेयर क्वेश्चन में 2/4 है, तो हमने 80,000 का 2/4 निकाला तो कितना आया? 40,000। अब हमें एंट्री पास करनी थी, तो हमारी एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, और हमने 40,000 एंट्री करते समय मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो फिर आपका जो क्वेश्चन में रेशियो होगा वही आपका न्यू रेशियो, वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और उस केस में आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। डेथ के चैप्टर में केवल हम बी का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डिसीज्ड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो हम लोग बी में पोस्टिंग करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके सर। अब इसी में हम आपको केस ये भी करा देते हैं कि व्हेन न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा इफ, हाँ हमने कहा इफ न्यू रेशियो बिटवीन A एंड C इज 3:2, मान लीजिए 3:2 रेशियो है, तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले सर हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होगा न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर। गेनिंग रेशियो किसके किसके लिए निकालेंगे सर? ए और सी के लिए निकालेंगे, केवल ए और सी के लिए हम लोग गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पर मैंने लिखा सी। ए का रेशियो क्या बना? 3/5। बी का रेशियो क्या बना? 2/5 माइनस ये न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है सर? ए का रेशियो है सर 1/4 और सी का भी रेशियो क्या है सर? 1/4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सर 20, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 माइनस कितना हो जाएगा सर? 5। ओके, यहाँ पर भी सर हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा सर 8 माइनस 5, और ये सर आपका आएगा 7/20, और ये सर आपका आएगा 3/20। तो ये रेशियो आपका बन जाएगा 7:3। 7:3 कौन सा रेशियो आया सर? गेनिंग रेशियो। जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होगा तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और उस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? वहाँ आपकी जनरल एंट्री भी चेंज हो जाएगी, और क्या एंट्री बनेगी? आइए कर लेते हैं हम एंट्री। वहाँ एंट्री हमारी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे हम? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बी की डेथ हो रही है तो बी को प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना मिलना था 40,000। 40,000 इंटू 7/10 तो सर हो जाएगा 28,000 और इनका हो जाएगा सर 12,000। ये एंट्री कब करेंगे? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तो गेनिंग रेशियो निकालकर हम ऐसी एंट्री करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो हम सिंपल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जब आप ये एंट्री करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में बाई पीएल सस्पेंस लिखा जाएगा 40,000। जब आप ये वाली एंट्री करेंगे तो बी के कैपिटल अकाउंट में जो केवल सिंगल बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें लिखा जाएगा बाई ए's कैपिटल बाई सी's कैपिटल 28 एंड 12, बट टोटल आपका 40,000 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो डेथ में मैंने आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बताया, साथ में मैंने आपको बताया होता क्या है, इसको टाइम के बेस पे कैसे निकालते हैं, टाइम के बेस पे क्या डिवीजन है, सेल के बेस पे क्या डिवीजन है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, इस पर हमने एक एग्जाम्पल भी करके आपको दिखाया, और इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, लॉस के केस में क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। साथ में जब आप एग्जाम्पल लगाओगे, क्वेश्चंस करोगे तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर माय डियर सीबीएसई आईएससी या जो लोग भी पार्टनरशिप पढ़ते हैं, डेथ का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट आपके एग्जाम में ऑप्शनल आता है। यानी आपको एक ही क्वेश्चन में एक ही सेक्शन में लिखा होगा एडमिशन और रिटायरमेंट, यानी आपको एग्जाम में या तो एडमिशन करना है या तो रिटायरमेंट। लेकिन डेथ के सिचुएशन में क्या है कि डेथ का क्वेश्चन आपको अलग सेक्शन में मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको करना ही करना होगा। तो डेथ को आप खूब अच्छे से सीखें। डेथ के चैप्टर में 95% चीज़ें वही अप्लाई होती हैं जो आप रिटायरमेंट में सॉल्व करके आते हैं। बस आपका केवल एक टॉपिक चेंज है, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, जो मैंने डिटेल में आज की क्लास में आपको बताया। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिटेल में उस बारे में आपसे बातचीत की है। अब एक कंसेप्ट आपको और मिलेगा, वो कंसेप्ट मैं आपको करा देता हूं। आपको मिलेगा कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हालांकि फंडामेंटल में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्यों दिखाया जाता है, सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर जैसे यही क्वेश्चन था जिसमें आपसे बताया गया कि ABC पार्टनर है, इनका PSR 1:2:1 का है, और इनकी कैपिटल जो है क्वेश्चन में आपको बताई जाएगी 1 लाख दी है, 2 लाख दी है एंड 1 लाख दी है, या आपसे कहेगा एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली आपको कैपिटल बताई गई है ABC की। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सर B की जो डेथ हो रही है, B डाइड ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई को B की डेथ हो रही है, और ऑन दैट डेट आपको इंफॉर्मेशन बताई गई है, ऑन दैट डेट IOC का रेट आपको दिया गया है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और आपसे कह रहा है कि जब आप B का कैपिटल अकाउंट बनाइएगा तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आप देते चलिएगा। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट भी देना है, चलिए दे देते हैं। तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपका हो जाता है अमाउंट, या अमाउंट नहीं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, कैपिटल, उस पार्टनर की कैपिटल लेना है, डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल, इनटू रेट, क्वेश्चन में दिया होगा ऑफ रेट ऑफ IOC अपॉन 100 इनटू WP वर्किंग पीरियड अपॉन 12। ये होगा आपका IOC का फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में B की कैपिटल कितनी है सर, 2 लाख है, तो B की कैपिटल अगर 2 लाख है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 लाख इनटू रेट कितना है सर, 10% है। कितने महीने सर उसने काम किया है, 4 मंथ, तो 4 बाई क्या हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, इतनी तो कैलकुलेशन हम लोगों को आती है। अब इसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, सॉल्व पहले कर लेते हैं। 0 से सर 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20,000 और ये आपका हो जाएगा क्या, 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20,000 इंटू 1/3 कर दीजिए, सॉल्व करिए कितना आएगा सर, ये आ जाएगा
6.67, ये क्या निकला? IOC, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फंडामेंटल में भी आपने सीखा, यहाँ भी आपको ये बात समझ आ गई कि इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल है, पहले आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। और किन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे? आपको क्वेश्चन में डियर एक एक्चुअली बैलेंस शीट मिलेगी। अब बैलेंस शीट जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको बैलेंस शीट मिलेगी डेथ वाले में और क्या क्या आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए ये है आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट आपको बताएगा भी क्वेश्चन किस डेट पे है। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन में जैसे आपसे क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है, एक बैलेंस शीट मैं ड्रॉ करता चलता हूँ। बैलेंस शीट में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ABC पार्टनर है, कैपिटल में लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स नहीं लिख रहा हूँ, वो आप समझ रहे हैं। ABC पार्टनर है, कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख है, ये आपकी कैपिटल है। तो सर 32516 टोटल कैपिटल 6 लाख हो गई। सर क्या हम लोग भी क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं बना सकते, बस आपको कंसेप्ट समझ आ जाए तो फिर राइटर को देखने की जरूरत नहीं, आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके सर। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सर क्या जाता है? तो मैंने आपसे कह दिया कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपको क्वेश्चन में मान लो 60,000 का दिया है। क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया है कितना सर? 90,000 का दिया है, ठीक है। 90,000 का जनरल रिजर्व हो गया। तो और मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद से बना रहे हैं तो जो आप कहेंगे सर वही हम लोग भी मानेंगे। तो 90, 60, 1,50,000 सर 7,50,000 से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, राइट, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या बता दिया गया सर? कैश बता दिया गया, डेटर बता दिया गया सर, मशीनरी हमें बता दी गई, मशीनरी के साथ क्वेश्चन में हमें स्टॉक बता दिया गया, और स्टॉक के साथ हमें क्वेश्चन में गुडविल बता दी गई। क्या बता दिया गया सर? गुडविल बता दी गई। वैल्यू कितनी कितनी सर? कैश सर हमें 1 लाख बताया गया, ये डेटर सर हमें 50,000 बताया गया, मशीनरी सर हमें 3,50,000 की बता दी गई। ओके सर। और स्टॉक मान लीजिए हमें कितना बता दिया गया? 415, 6 लाख बता दिया गया सर, 1 लाख बता दिया गया, और ये हमें 1,50,000 का बता दिया गया गुडविल। ऐसा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बनी बनाई एक बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन देगा। टोटल लगाएं तो सर कितना होगा? 7,50,000 ही आना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें पता है कि बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। पॉइंट क्लियर? तो 1 लाख पहले ऐड करके चेक भी कर लेते हैं सर। 1,50,000 और 1,50,000 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख 6,50,000 प्लस 1 लाख 7,50,000 हो गया। मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमने अभी आपके सामने बना दी, आप भी बना लोगे, बहुत आसान है। जैसे ही कॉमर्स में आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन बनाने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी, और ये आनी भी चाहिए कि क्वेश्चन आप खुद से बनाते हो, सॉल्यूशन भी करते हो, फिर आप क्वेश्चन को दोनों एंगल से सोचते हो। क्वेश्चन बनाते समय आपके माइंड में ये पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। तो ये चीज़ जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे तो आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। फिर अगली इन्फॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन में क्या कही गई? PSR नहीं दिया गया है तो इक्वल ले लेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑन 1 जुलाई ए डाइड, 1 जुलाई को ए की डेथ हो गई। ऑन दैट डेट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपसे क्वेश्चन में बताया गया कि फर्म की जो टोटल गुडविल है वह है ₹3 लाख। ओके सर, ये आपसे बताया गया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रुपीज कितना बता दिया गया सर? 6 लाख। कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था सर वो 6 लाख था, ठीक है। IOC आपसे बताया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट
क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% है पर एनम। आपसे कह रहा है प्रिपेयर कि किसकी डेथ हो रही है, ए की, इज कैपिटल अकाउंट। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कैपिटल अकाउंट अब बनाइए, इज कैपिटल अकाउंट बनाइए। बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेथ का मिलेगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग सर। हाँ जी सर, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेंगे। सॉल्यूशन में मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा, इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट। इज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। डेथ में केवल एक सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है जिसकी डेथ होगी। ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे सर? वेरी सिंपल। यहां पर हमने लिखा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके सर। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत सर हम एडमिशन से आपके साथ सीखते आए हैं कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो सर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में कहा गया है आईओसी निकालने के लिए, बाई आईओसी रिकॉर्ड करेंगे। हमें क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया गया है। जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया गया है तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या करना है सर? चलिए फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और क्या करेंगे सर? हम बाई आईओसी रिकॉर्ड करेंगे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे सर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। क्यों लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? क्योंकि न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री होगी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ की। ओके सर। साथ में सर ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया तो मुझे याद है, आपको क्वेश्चन देखते चलना है कि क्वेश्चन में जनरल लेजर दिया है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। क्या रूल पढ़ा कि सर जनरल लेजर मिलता है तो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिटायरमेंट और डेथ में ओल्ड पार्टनर नहीं, ऑल पार्टनर बोलेंगे, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को अभी बाई जनरल लेजर भी लिखना है। ठीक सर। यहाँ पर मैंने लिख दिया बाई जनरल रिजर्व। बाई जनरल रिजर्व लिखने के साथ साथ आप क्या करोगे, बाई गुडविल भी तो है, गुडविल में किसका नाम लिखोगे? ए की डेथ हो रही है तो बाई बीज कैपिटल और बाई एंड सीज कैपिटल, बी की और सी की कैपिटल अकाउंट करके आप लिखोगे। क्योंकि आपकी पोस्टिंग क्या बनती है? पोस्टिंग बनती है गुडविल में रिमेनिंग टू डिसीज्ड, जो रिमेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जिसकी डेथ होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ए की डेथ हो रही है तो बीज कैपिटल सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, और ए में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे बाई बीज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। ओके सर। और भी कुछ लिखने वाले हैं क्या सर? पीएल सस्पेंस दिखा दिया, जनरल रिजर्व दिखा दिया, बीज कैपिटल दिखा दिया, आईओसी दिखा दिया, बाई बैलेंस बीडी दिखा दिया। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन होती तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहे होते, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको पता है प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट, लॉस आएगा तो डेबिट। ओके सर। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आप जाकर देखो, आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल मिल जाएगी। सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट में आपने क्या पढ़ाया? मैंने आपसे कहा एडमिशन का केस नंबर 5, स्टेप नंबर 5, मैंने कहा जब भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल आपको लिखी मिले, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। तो डेथ में भी वो कॉमन है पॉइंट, इसीलिए तो हम आपसे कहते थे कि वहां पर आप सीखते चलिए। तो 1,50,000 जो आपको गुडविल दी है उसे भी हमें अपने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। किस नाम से रिकॉर्ड करना है? टू गुडविल। ये तो हो गई फॉर्मेटिंग। टू गुडविल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर? टोटल लगाएंगे। किसका टोटल लगाएंगे? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे। अच्छा जी सर।
टोटल ऑफ क्रेडिट कर लेंगे और टोटल ऑफ क्रेडिट के बाद टोटल ऑफ डेबिट कर लेंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। साथ में जो डिफरेंस आएगा सर उसको हम डिसीज्ड पार्टनर को नहीं देंगे, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि सर उसकी तो डेथ हो गई ना, तो उसको नहीं दे सकते। टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम दे देंगे। अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है। बाय बैलेंस बीडी की कोई वर्किंग नहीं है सर। बाय बैलेंस बीडी का मतलब एक ही कैपिटल, एक ही कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में सर? एक ही कैपिटल है 1 लाख, एक ही डेथ हो रही है क्वेश्चन में। ये देखिए आपसे बताया जा रहा है एक ही डेथ हो रही है, तो बाय बैलेंस बीडी में एक ही कैपिटल हम लोग कितना लिखने वाले हैं सर? तो एक ही कैपिटल हम लोग सर लिखने वाले हैं 1 लाख। वेरी गुड सर, ये तो बहुत सिंपल है। बाई आईओसी, अब यहीं से वर्किंग नोट शुरू हो जाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर, हाँ यहां पे मैं आपको वर्किंग नोट्स बताता चलता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए बना लूंगा। इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2, आप भी ऐसे करना। इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 3, इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 4 और इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 5। 5 वर्किंग हमें करनी है। पहली वर्किंग नोट चेक करें हमारे साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वर्किंग नोट नंबर 1। फॉर्मूला आज हमने आपको पढ़ाया ही, तो यहां पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा सर? डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल ले लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, मैं लिखा चुका हूं, एक बार मैं फिर से लिखा देता हूं। कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू वर्किंग पीरियड अपॉन 12। मुझे क्वेश्चन याद है, आप क्वेश्चन को देखते हुए वैल्यू पुट करेंगे। तो डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है? एक ही डेथ हो रही है सर, एक ही कैपिटल है सर 1 लाख। ओके, रेट क्वेश्चन में कितना है सर? 10% है क्वेश्चन। ओके सर, वर्किंग पीरियड चेक करते हैं। मुझे पता है, आप देख लो कितना है वर्किंग पीरियड। सर उसकी डेथ 1 जुलाई को हुई, तो सर जुलाई में काम किया उसने कि नहीं किया? काम किया। माय डियर, 30 जून को 1 जुलाई भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 30 जून की रात और 1 जुलाई की सुबह में कितना अंतर है सर? AM और PM का अंतर है। जहां से 30 जून खत्म होता है वहीं से 1 जुलाई शुरू हो जाती है। तो 1 जुलाई लिखा होने का मतलब जुलाई के पहले ही दिन उसकी डेथ हो गई, यानी कि जुलाई के महीने में उसने फर्म में कोई काम नहीं किया। तो काम कब किया उसने सर? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने काम किए। तो WP कितने मंथ बना सर? 3 मंथ। वर्किंग पीरियड 3 मंथ आपके बन गए। ओके सर, चलिए यहां पर हमने लिखा इनटू 3/12। सॉल्व कर लिया जाए सर? हाँ सर, सॉल्व कर लेते हैं। 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000 और 3/12 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/4 और जब 10,000 इंटू 1/4 करोगे तो 2500। पहला वर्किंग नोट कंप्लीट। 2500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। आप कैपिटल अकाउंट में जाकर ये वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है सर, पहले वर्किंग नोट की वैल्यू आ चुकी है 2500, तो यहाँ पर हम 2500 लिख देंगे। कितना आसान है देख लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या निकालने चल रहे हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हम लोग निकालने चल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने के लिए पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पीरियड। निकाल चुके सर 3 महीने। फॉर्मूला नंबर 2 क्या? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या फॉर्मूला होता है सर? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ का फॉर्मूला होता है, मंथ बेसिस पे निकालना है क्योंकि 3 मंथ है सर। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ
इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन 12 इंटू WP इन मंथ। WP इन क्या बन जाएगा, मंथ। ठीक सर, वैल्यू रख दी जाए। जी सर, वैल्यू रखते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 6 लाख दिया है। मैंने क्वेश्चन बनाया, मुझे याद है, आप क्वेश्चन को देखते चलेंगे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मेंशन रहेगा। इंटू 3 WP, सर ये 5 टाइम जाएगा, तो 5 इंटू 3 यानी ये वैल्यू आएगी 1,50,000। तो 1 लाख जब ये 50 आएगी तो 1,50,000 के बाद अगला स्टेप कहता है कि सर आपको शेयर निकालना पड़ेगा। चलो शेयर निकाल लेते हैं। किसका शेयर निकालें सर, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए निकालना है। और क्वेश्चन में हमें शेयर नहीं दिया है, तो 1:1 इंटू 1,50,000 यानी ए का शेयर PL सस्पेंस में जो आएगा वो ₹50,000 का आएगा। अच्छा जी सर, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री करनी पड़ेगी सर इसकी, क्या एंट्री करनी पड़ेगी सर, इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या मिलेगा, एस कैपिटल अकाउंट। और कितनी वैल्यू लिखेंगे सर, सर वैल्यू लिखेंगे जो हमारा अमाउंट आएगा सर, कितना आया सर, 50,000। एनी डाउट सर, एनी डाउट, कोई भी डाउट नहीं। अब इसकी पोस्टिंग, वर्किंग नोट नंबर 2 मिल गया, चलो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। अब देखो इसकी पोस्टिंग क्या बनेगी सर, PL सस्पेंस टू एस कैपिटल है तो लिखिए बनेगा बाई PL सस्पेंस। हाँ सर, यही हम लोगों ने लिखा भी है अपने अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पर बाई PL सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में कितना आया था सर, 50,000। तो कैसे आया 50,000, उसकी वर्किंग आपने मेरे साथ देख ली, कवर कर ली। यहाँ पर हमने 50 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट जनरल लेजर, सर बता दीजिए जनरल लेजर की क्या पोस्टिंग करेंगे। ये देखो जनरल लेजर की पोस्टिंग, चलो मैं नीचे ही करा देता हूँ, बाकी मैं यहाँ भी करा सकता था, तो यही हम लोग कर लेते हैं जनरल लेजर। वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 4 जनरल लेजर। जनरल लेजर है कितने का, तो सर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का, देख लो क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है हमारे पास, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 90,000 का। तो 90,000 क्या पूरा पूरा ए को दे देंगे क्या, नहीं सर, केवल हम तो ए का अकाउंट बना रहे हैं ना। तो शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा सर, सर शेयर ऑफ ए है 1/3, तो 1/3 इंटू 90,000 का 1/3 निकालोगे तो जो ए का शेयर बनेगा वो कितना बनेगा सर, 30,000। तो 30,000 हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके सर, तो इसका मतलब सर वैल्यू पुट कर दी जाए, चलो पुट कर देते हैं बाय जनरल लेजर। और कितना लिख दें, अभी अभी हम लोगों ने निकाला सर 30,000 हमने ये लिख दिया। अब हमें गुडविल की एंट्री करनी है, बाई बी बाई सी। चलो चेक कर लेते हैं फर्म की गुडविल कितनी है। बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं, बैलेंस शीट वाली गुडविल हमेशा डेबिट में आएगी, फर्म की गुडविल हमेशा क्रेडिट में आएगी। पॉइंट क्लियर करना, रिटायरमेंट में भी आपने पढ़ा। तो फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में बताई गई है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख। अच्छा जी सर, सर तो बताइए इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, वर्किंग नोट नंबर 4 है या 5 है। सर ये है वर्किंग नोट नंबर 4 और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो था हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3। अब आपको बताने चल रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पर मैंने लिखा शेयर और वर्किंग नोट नंबर 4 आप देख लो, बस क्वेश्चन एकदम ख़त्म होने वाला है। वर्किंग नोट नंबर 4 में आपको गुडविल, टोटल गुडविल कितनी दी गई है सर, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको बताया गया है कितना सर, ₹3 लाख। हमको सर क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें इसका शेयर निकालना है, किसका, डिसीज्ड पार्टनर का। अच्छा जी सर, तो शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए हम लोगों ने कितना निकाला सर, 1/3 यानी 3 लाख। तो कितना आया सर,
सर ये आ गया 3 लाख का, जब 1/3 हम लोग निकालेंगे तो सर ये आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख जो सी का ए का शेयर आया, यही 1 लाख ए का शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है सर? बी में और सी में। बी और सी में किस रेशियो में होना है? गेनिंग रेशियो, जो कितना है क्वेश्चन में 1:1। कैसे सर? 1:1 था आपका रेशियो, इक्वल था, ए रिटायर हुआ तो बी और सी का रेशियो बना 1:1। वही रेशियो न्यू हो जाता है, वही गेनिंग हो जाता है। यानी सर बी का शेयर कितना 50 और सी का शेयर भी कितना हो जाएगा सर 50। एंट्री क्या बनेगी सर? सर आपकी एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ए में लिखेंगे 1 लाख, इनके सामने लिखेंगे 50,000, इनके सामने लिखेंगे 50,000। इसका भी अमाउंट मिल गया, इसको भी बैलेंस शीट में दिखा दिया जाए। हाँ सर आ जाए, सॉरी कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया जाए। चलो दिखा देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में ए और बी का दोनों का मैं अलग अलग भी लिख सकता था, बाई बी 50 बाई सी 50, दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। तो कितना लिखूंगा 1 लाख। सर लास्ट वर्किंग बची हुई है वर्किंग नोट नंबर 5, जो कि आपके डेबिट साइड वाली वर्किंग है। तो डेबिट साइड वाली वर्किंग कितनी है? तो सर डेबिट साइड वाले में वर्किंग आपकी है किस बात की? गुडविल। गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट है कितनी सर? है 1,50,000। जब भी क्वेश्चन गुडविल की बैलेंस शीट में दिया होता है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। तो 1,50,000 में ए का शेयर कितना बना सर? 50,000। क्यों? 1,50,000 इंटू 1/3 50,000 बना। तो हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कितना लिख देंगे सर? 50,000। यहाँ पर मैंने लिखा 50,000। क्वेश्चन कंप्लीटेड। क्या करना है सर? टोटल लगाना है। तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2,50,000 2,80,000 2,82,500। और यहाँ भी कर लेंगे कितना? 2,82,500। और 2,82,500 में से कितना माइनस कर देंगे? 50,000। और जैसे ही 50 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना? 2,32,500। क्वेश्चन कंप्लीटेड। आज की क्लास भी यहीं पर ख़त्म, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं, हमारी क्लासेज आपको समझ आ रही हैं, तो यूट्यूब का चैनल कॉमर्स एकेडमी का आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर क्लासेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी हमारे पेड बैचेज या फ्री कोर्सेज आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर वो ऐप आपको मिल जाएगा, जिस पर सभी प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे, आगे की बात करेंगे और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्वेश्चन। तो आज की बात यहीं तक। थैंक यू।